नमस्कार मित्रों। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो इस विषय के ऊपर बना रहा हूँ कि अभी जो भारत में राजदूत हैं अमेरिका के, उनने एक प्रकार से इंडिया को थ्रेटन करा है। उन्होंने कहा है कि कोई भी वॉर है वो दूर नहीं होती है। मतलब आप ये ना समझें कि ये जो वॉर चल रही है यूरोप में, रशिया और यूक्रेन के बीच, कि भारत ये इससे बहुत दूर रह सकता है, बचा रह सकता है। तो वो अपने उस माइंडसेट से नहीं जा पा रहे हैं जो जयशंकर ने कहा था कि यूरोप थिंक्स यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। यूरोप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूरे संसार की प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा ही अमेरिका समझता है कि जो अमेरिका की प्रॉब्लम्स हैं वो पूरे संसार की प्रॉब्लम्स हैं। अब देखिए है क्या कि अमेरिका इस बात की सच्चाई को नहीं समझ पा रहा है कि अब पहले के मुकाबले उसका प्रभुत्व पूरे संसार में बहुत कम हो गया है, और वो जो बात कह रहा है उसके कोई मायने नहीं होते हैं। और इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा कि आज हम कहाँ खड़े हैं। देखिए 1950 में क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद, कि अमेरिका को कोई चैलेंज करने वाला नहीं था सोवियत संघ के अलावा। ठीक है, और सोवियत संघ भी उसे चैलेंज करा था मिलिट्रली, वो उसे आर्थिक रूप से चैलेंज कभी नहीं कर पाया, टेक्नोलॉजिकल कभी नहीं कर पाया, मिलिट्री के स्फीयर में छोड़ के। उसमें उसकी टेक्नोलॉजी ने हमेशा अमेरिका को टक्कर दी। स्पेस में भी पहला आदमी भेजने वाला था वो रूस था, यूरी गागरिन। चंद्रमा पे पहला अमेरिकन था। तो मैं बताऊं 1950 में क्या स्थिति थी कि पूरे वर्ल्ड के जीडीपी का 60% अमेरिका प्रोड्यूस करता था, और न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसके पास था, सब तरीके से सक्षम था। तो सब सब देशों को एड देता था। तो सब देश यूज टू टो हिज लाइन ऑफ थिंकिंग, वो उस रास्ते पे चलते थे जो अमेरिका की सोच होती थी। फिर क्या हुआ, 1960 के दशक में धीरे से जापान खड़ा हुआ। समय पहले यूरोप खड़ा हुआ मार्शल प्लान के थ्रू। तो यूरोप तहस नहस हो गया था, ध्वस्त हो गया था। 15-20 साल में यूरोप अच्छी तरह बनके खड़ा हो गया। साथ साथ 1950 से 1960-65 तक यूरोप बना। 60 से 80 के दशक तक जापान का वर्चस्व चला। एक समय ऐसा भी लगने लगा था कि वो जीडीपी में अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। परंतु इन दोनों के खड़े होने से अमेरिका के प्रभुत्व में फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जापान तो अमेरिका का लाई है ही है, और यूरोप और अमेरिका एक दूसरे के पूरक थे। वो एक दूसरे का साथ देते थे एक दूसरों के मुद्दे पे। तो एक प्रकार से वेस्टर्न ब्लॉक की ताकत और बढ़ गई। फिर साहब आप आगे आइए, 80 के दशक में क्या होता है, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ये बहुत तेजी से डेवलप करती हैं, करीब करीब डेवलप्ड कंट्रीज हो जाती हैं। मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सब आदि आदि। ठीक है, 7-8 जो कंट्रीज होती हैं, फिर इनका नंबर आता है। अब आप कमाल देखिए, 1978 में चाइना की ओपनिंग अप होती है, और 1985-90 से चाइना बहुत तेजी से तरक्की करता है और बहुत आगे बढ़ जाता है। इतना आगे बढ़ जाता है, अमेरिकन चैलेंजर बन जाता है। बीच में थोड़ा सोवियत संघ का विघटन होता है, रूस बनता है। सब कहते हैं रूस गिर जाएगा, चल नहीं पाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, परंतु पुतिन बड़ी होशियारी से रूस को निकाल लाते हैं, रूस को दोबारा शक्तिशाली करते हैं, रूस को दोबारा प्रॉस्पर्स करते हैं। अब वो हाई इनकम कंट्री में भी आ गया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, और अब इंडिया की बारी है। इंडिया पिछले 30 साल से 35 साल से 7% की दर से ग्रो कर रहा है, और अब तो उसकी ग्रोथ मेरे हिसाब से आने वाले 2-3 सालों में 10% की दर से ग्रो करेगा। मतलब ये समझ लीजिए जो इंक्रीमेंटल जीडीपी है उसका पिछले 2 साल का, इस चीज को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा दूसरे वीडियो में। पीपीपी बेसिस पे, परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस पे, पिछले 2 साल में उनने चाइना और अमेरिका दोनों से ज्यादा ऐड करा है अपने जीडीपी में। चाइना को भी पहले नंबर इंडिया है, जिसने करीब शायद 3.36 कुछ ट्रिलियन डॉलर से ऐड करे हैं पीपीपी बेसिस पे। जो नहीं जानते हैं वो जो पीपी का पढ़िएगा, नहीं तो मैं वीडियो बनाऊंगा। चाइना ने करीब 3 बिलियन ऐड करे हैं, और अमेरिका ने करीब 2.5 बिलियन। तो अब ये इंडिया का दशक है। तो वो ये अमेरिका उस मानसिकता पे चल रहा है जो अमेरिका एक बार कहता था
कि जो अमेरिका के साथ नहीं है वो अमेरिका का दुश्मन है। हु दैट इज नॉट विद अमेरिका इज अमेरिकाज एनिमी। और सब डर के अमेरिका को सबका साथ देना पड़ता था। अब इतने पावर सेंटर हो गए हैं, इतने पावर सेंटर हो गए हैं, चाइना तो करीब करीब अमेरिका के बराबर ही आगे खड़ा हो गया है। रूस भी चैलेंज उसकी हेगेमोनी को कर ही रहा है। इजराइल भी सुन नहीं रहा है। ईरान यूएई सुन नहीं रहे। सऊदी अरेबिया, उन पर कोई फर्क नहीं है। ईरान और सऊदी अरेबिया ने पेट्रो डॉलर से अपना वो झंझट हटा ही लिया। बोले नहीं, हम तो हर करेंसी में बेचेंगे। और लास्ट इनने क्या करा, अपने कौफिल में जो कील ठोकी, रूस के जो $300 बिलियन के एसेट्स फ्रीज कर दिए। अब सब क्या हो रहा है कि कई ऐसे वो चैनल्स बन रहे हैं कि अमेरिकन डॉलर की जरूरत ही नहीं है, जो इनका सब में बड़ा हथियार था विश्व के ऊपर राज्य करने का। अभी चाइना ने अपना ईरान से करा है कि वो लोकल करेंसीज में वो कराएंगे सेटलमेंट, इंडिया से करा है। इंडिया ने कई देशों से करा है, 28 देशों में यूपीआई चल रहा है। अब कंबोडिया में यूपीआई चलने की बात हो रही है। और आप एक चीज और देखिए, जो ब्रिक्स कंट्री का जीडीपी है वो अभी मैं देखूंगा, परंतु वो करीब करीब G7 के बराबर हो गया है या ऊपर निकल गया है पीपीपी टर्म्स में। पीपीपी टर्म्स में तो बहुत ज्यादा निकल गया है और वैसे भी निकल गया है। ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं उसमें 32 नेशंस लाइन में खड़े हैं नए इसको लेने को, इसकी मेंबरशिप। और ब्रिक्स की करेंसी चालू हो गई तो डॉलर का बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा। ये अमेरिका और यूरोप क्या करते थे, दुनिया भर से सामान मंगा देते, अपने यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग थी नहीं, बदले में कागज छाप के दे देते, यूरो और डॉलर। और इंडिया जैसे देशों को इनका भंडार रखना पड़ता था क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी यही है। छापा दे दिया, बदले में सॉलिड गुड्स ले रहे हैं और सर्विसेज ले रहे हैं। अब तुम्हें डॉलर की जरूरत ही नहीं है, अब तुम बदले में बताओ क्या दे सकते हो। तो अमेरिका भी उस माइंडसेट से उबर नहीं पा रहा है कि 30, 40, 50 साल में अब वो बिग डैडी, बिग ब्रदर के रूप में नहीं रह सकता। कोई उसे कुछ नहीं समझ रहा। और अगर उसको विश्व में शांति चाहिए, समाधान चाहिए, तो उसको बराबरी पे आना पड़ेगा, बराबरी पे आके डील करना पड़ेगा। खास तौर से कुछ जो प्रमुख देश हैं, देखिए यूरोप उसका साथ देता ही है, जापान साथ देता ही है, ऑस्ट्रेलिया साथ देता ही है, इंडिया है, चाइना है, रूस है, मिडिल ईस्टी कंट्रीज हैं, ईरान है, सऊदी अरेबिया है। ये बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं भाई, बहुत पैसे वाली हैं। अब ये दे आर डिमांडिंग देयर रोल ऑन द हाई टेबल। वो बराबरी का रोल चाह रहे हैं, हम बैठ के बात करेंगे। और नहीं तो और ये यूरोप और अमेरिका आप आने वाले वर्षों में देखिएगा इनके प्रभुत्व और कम होगा। मैं ये नहीं कहूँगा गड्ढे में जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डेवलप कर चुकी हैं। यूरोप का तो बहुत बुरा हाल है। कई ऐसे देश हैं, आबादी कम हो रही है, उजाड़ हो रहा है, बियावान हो रहा है, सुनसान हो रहा है। जो फंडामेंटलिस्ट हैं उनने हालत खराब कर रखी है यूरोप की। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, जिनको उनने शरण दी थी। तो ये है कि इन लोगों को समझना होगा कि देयर प्रॉब्लम्स आर नॉट द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।